अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। फवाद चौधरी साहब के कल देर रात तक उनके हवाले से समाअत चलती रही और बिल आखिर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हुआ है। कल वो अदालत के सामने पेश किए जाएंगे और उनकी तरफ से जो वुकला हैं वो ऑब्वियसली उनके फिजिकल रिमांड को कंटेस्ट करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन कुछ बातें बड़ी अजीब हैं, हर दौर में नजर आती हैं। कभी इरफान सिद्दीकी साहब इतने सीनियर एक माशाल्लाह सियासतदान और अपनी नौयत के राइटर, वो उनको हथकड़ियां लगाकर पेश किया जाता है जब उनको पकड़ा गया था। फिर फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी हमने सिमिलर चीज देखी, उनके सर के ऊपर बड़ी बुरी तरह से कपड़ा डाला जा रहा था जैसे कोई खुदा ना खास्ता वो कोई टेररिस्ट हो। तो इस किस्म की चीजें बाकायदा तौर पर की जाती हैं, डेलिबरेटली की जाती हैं अपने ओपोनेंट्स को एम्बेरस करने के लिए। हर दौर में ये चीजें हमने देखी और बदकिस्मती से देखी। जो सेंट वॉइसेस हैं उन्होंने हर हुकूमत में अपनी जमात की तरफ से इन चीजों की मुखालफत भी की, इनके खिलाफ आवाज भी उठाई। लेकिन नाजरीन, क्या वजह है कि बाय एंड लार्ज ये सिलसिला अभी तक रुक ना सका? इसके ऊपर बात करेंगे। फिर नाजरीन, जो सेडिशन चार्जेस हैं वो उनके ऊपर भी बात की जा रही है कि वो आया क्यों लागू किए गए। कल हमने अपना प्रोग्राम तफसीली तौर पे इस हवाले से किया है। इंशाल्लाह इस बहस को आज भी मजीद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें कुछ और मजीद बातें एडिशन हो जाती हैं। वो ये हो जाती हैं कि एक तो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ रेड फ्लैग्स रेज कर दिए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब एक दफा फिर से अपने ही पार्टी के मौजूदा वजीर खजाना पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं और ये तनकीद ना सिर्फ PMLN के दरमियान की इन फाइटिंग है बल्कि पूरी की पूरी PDM की जो मखलूत हुकूमत है और उनसे मुंसलिक तमाम जो सियासी जमातें हैं पूरी की पूरी हुकूमत में, उन सब के ऊपर ये सवालिया निशान है कि ये तमाम भाई आप ही के अंदर के मेंबर, आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनकी क्या वजूहात हैं? हाँ, लेकिन सदर जनाब आरिफ अलवी उन्होंने इस बात को आज कहा है जरूर कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उन्होंने PTI अपनी पार्टी की लाइन टोनिंग की, लेकिन उन्होंने बहैसियत सदर पाकिस्तान ये मौकफ दिखाया और रखा, लेकिन रेड फ्लैग्स अपनी जगह मौजूद है। सीनियर सहाफियों से वो गुफ्तगू कर रहे थे। आरिफ अलवी साहब ने मजीद ये भी कहा है कि जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी थी उसके ऊपर भी उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने कहा इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। क्या वाकईतन इस तरह का कोई इरादा हुकूमत वक्त रखती है? फिर पंजाब के हवाले से भी नाजरीन, PTI ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि जी आप 25 मई वाले तमाम किरदारों को दोबारा लेकर आ रहे हैं और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आया ये तमाम फैसले कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर क्या PTI ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है ये असेंबलीज को डिसॉल्व करके? एक ही वादा है जो PTI ने वफा किया, इससे पहले दीगर तमाम बातों पे PTI ने अपना स्टांस बदला। बिलखुसूस असेंबलीज में इस्तीफों के मैस रेजिग्नेशन के हवाले से PTI ने वापसी की, लेकिन ये वादा पूरा किया, KP और पंजाब असेंबलीज को डिसॉल्व किया। क्या ये गलती तो नहीं हो गई नाजरीन PTI से? क्योंकि अब हमें कॉन्फ्लिक्टिंग बातें सुनने में आ रही हैं। मलिक अहमद खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा है, पहले वो सुनिएगा, फिर मैं आपको PTI का भी उस पर मौक़िफ़ सुनाती हूँ। अब ये जो है इलेक्शंस का कि 90 दिन के अंदर आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। ये बात इनको भी पता है जी। 90 दिन में अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर नहीं लिखा कि आइन में कि क्या होगा। असद उमर साहब इस हवाले से इसका जवाब देते हुए नजर आए। अब इस पे लीगली हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सुनिएगा असद उमर साहब ने क्या फरमाया है। मलिक अहमद जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि अच्छा लेकिन आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा। यानी खुल्लम खुल्ला वो ऐलान कर रहे हैं कि हम आइन से बगावत करने जा रहे हैं। तो मैंने जो पाकिस्तान में बेहतरीन आईनी माहिरीन समझे जाते हैं उनसे मशवरा किया और जवाब उन्होंने मुझे ये दिया कि अगर जानते बूझते आप आइन को मुअत्तल करने के कोई इकदामात करते हैं तो आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। जी नाज़रीन, गोया ये कि असद उमर साहब ये कहते हैं कि ये आइन को एवर्ट करने के मुतरादिफ है और गद्दारी दोनों इतराफ से ये एक दूसरे के ऊपर संगीन खेल जो है और खतरनाक खेल जो है वो खेला जा रहा है। पूरे मामले पर बात करते हैं। इसमें हमें ज्वाइन कर रहा है हमारा मोअज़्ज़ज़ जो पैनल, फौरी उनका रुख करती हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तजा JUI से हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम मामले पर हुकूमती पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ रखेंगे। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद जनाब कामरान मुर्तजा, फॉर्मर सदर भी हैं आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो ऑब्वियसली लीगल पर्सपेक्टिव्स भी हम आपसे बिलखुसूस गवर्नमेंट के जो साइड ऑफ द स्टोरी है उस पर जानेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा नाज़रीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम मामले पर ऑपोजिशन का पीटीआई का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी। आपको भी बहुत खुशामदीद अंदलीब साहिबा। शोएब शाहीन साहब नाजरीन, सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले पर लीगल पर्सपेक्टिव्स के लिए। ऑब्वियसली गिरफ्तारी का भी मामला है, फिर आइन के ऊपर भी अब ये बहुत सख्त एक निशान, सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ। परवेज इलाही साहब ने भी आज एक बयान दिया है जिसके ऊपर हुकूमत उसको पकड़ पकड़ के पीटीआई के ऊपर ताने कस रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। बात का आगाज आपसे करना चाहूंगी कामरान मुर्तजा साहब, ये पूरा मामला आपके सामने है, ये क्या सही है आपके ख्याल में कि सर पर कपड़ा डाल डाल के फवाद चौधरी साहब को लाया जाए कि जैसे वो गोया कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हों? पिछले अदवार में भी हम ऐसी चीजें देखते रहे हैं, इस दौर में भी आप लोग क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं जिनके ऊपर आप क्रिटिसाइज करते थे पहले बहैसियत ऑपोजिशन के? ये पीटीआई तो आप देखें फाशिज्म कर रहे हैं, ये सब आपके दौरे हुकूमत में ये सारी बदनुमा चीजें क्यों देखने में आ रही हैं? देखिए, मैं हुकूमती रुकन के तौर पे पार्लियामान की एक वकील भी हूँ और फवाद के साथ, उसके भाई के साथ मेरी अपनी एक दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है। और मैं इस मामले में जो है ना गवर्नमेंट को उनके हवाले से कोई बात करूंगा, ना फवाद के हवाले से कोई बात करूंगा, क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं एक तरफ तो मेरी अपनी पार्टी का वो मामला है या एक इत्तेफाक का मामला है, और दूसरी तरफ जो है ना वो फवाद वालों के साथ एक वकील के तौर पे अब जैसे मतलब आपके साथ शोएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं, ये भी मतलब दोस्त हैं मेरे, मगर हम शायद मैं उनका वो एहसानमंद, या ये मेरे उस तरह से एहसानमंद ना हो कि उन्होंने मुझे वोट दिया हो या मैंने उनको वोट दिया हो, मगर मैं उनका एहसानमंद भी हूँ फवाद का, जो उसने मुझे वोट किया था सुप्रीम कोर्ट बाद। तो मेरा नहीं बनता कि मैं इस मामले में अपनी पार्टी के खिलाफ बात करूं या अपनी पार्टी के खिलाफ बात करूं या फवाद के खिलाफ बात करूं या बात। तो इसलिए जो ना मुझे इस मामले से थोड़ा सा पीछे रखिए और इसमें मैं नहीं। बहुत आपका सर क्लियर कट मुझे बात मिल गई है। आप कह रहे हैं कि अगर आप उनकी हिमायत करते हैं तो ये जाहिर है आप क्योंकि हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये उस बात की मुखालफत होगी, लेकिन आप उनके बारे में कुछ बुरा भी नहीं कहना चाहते हैं। उन्होंने आपको वोट दिया है और आप अपना जाती ताल्लुक भी इसमें बता रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपली अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कि क्या प्रिंसिपली ये चीज ठीक थी? एक अगर मुख्तसरन एक जुमला आपसे मैं मांग पाऊं इस पे कि ये बात ठीक है, ये सही लगता है? और दूसरा इसी के इजाफे में ये फरमाइएगा कि 90 दिन में इलेक्शंस ना हो तो क्या ये गद्दारी के मुतरादिफ है? हाँ, प्रिंसिपली ये है। जी कामरान साहब, आई एम अनेबल टू हियर यू। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ ताकि आप अपना ये नुक्ता नजर मुकम्मल कीजिएगा। अंदलीब साहिबा, आपका इस मामले में क्या ख्याल है? आपने मलिक अहमद खान साहब को सुना, लेकिन मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब आपके बहुत देरीना इस वक्त साथी हैं और आपके एलाए हैं हर तरह से, उनका बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ जो आज से गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे। इसका जवाब फरमाइएगा। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैनू बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। पंजाबी में फरमाते हैं पहले फड़िया जाता तो साडा काम ठीक हो जाता, यानी पहले अगर पकड़ा जाता, ये शायद एक रेफरेंस है फवाद चौधरी के साहब के हवाले से, तो शायद हमारा काम ठीक हो जाता। और मैंने कहा था कि असेंबलीज तोड़ने में थोड़ा हमें काम करने दें, जल्दबाजी ना करें। अंदीब साहिबा, पहली बात तो यह है कि जी फवाद के साथ जो हुआ, मेरा ख्याल है कि एक मकरूह चेहरा इस पूरे साजिश का सामने आया। आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि किसी सेक्रेटरी के इलेक्शन कमीशन ने उठ के और बगावत का केस कर दिया हो। एक स्पोक्स पर्सन का जो अपने इज़हार ख्याल कर रहा है और सुबह 5:45 बजे उठ के वो कहते हैं कि मेरे नौकर के साथ मैंने टीवी देख रहा था, और उसी वक्त वो थाने चले गए और थाने ने हसीन इत्तेफाक से उसी वक्त 2 सेकंड में FIR भी कर दी, जबकि हमारे जो साबिक वजीर आजम है जिनको गोलियों से छलनी किया गया, वो आज तक उनकी FIR नहीं रजिस्टर हुई। और उसके बाद जो सलूक किया गया कि अदालत कह रही है कि जी आप लाहौर में उनको बरामद करें, और अदालत की धज्जियां उड़ाते हुए इस्लामाबाद ले गए, उनको सर पे ऐसे गुलाफ पहनाए गए जैसे
पता नहीं कौन सा कोई दहशतगर्द होता है। जी जी बिल्कुल। तो बदनुमा विजुअल। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे धज्जियां उड़ गई कि हम जानिबदार और नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इस बात की कि वो जाहिर हो जाए कि वो हरकतें कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है शाह से ज्यादा शाह का वफादार वाला भी इनके लिए थोड़ा पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है, एक मजाक है, एक थिएटर है, एक बेगैरती है, एक घटियापन है, जिसके अंदर ये सारा जो है ये एक स्टेज ड्रामा हो रहा है, जिसमें एक ही मकसद है कि किसी तरह पीटीआई की जमात को गला घोंट के खत्म करके इंतखाबात तो हो नहीं सकते। बहुत भारी अल्फाज इस्तेमाल किए अंदलीब साहिबा ने। अंदलीब साहिबा, परवेज इलाही साहब का जो शॉट था, मेरा एक्चुअल सवाल आपसे उसके हवाले से था, उस पर भी अगर आप फरमा दें, ये क्यों इस तरह की बात उन्होंने की है? वो कह रहे हैं काम करने दिया जाता फवाद चौधरी। क्या आपको भी लगता है ये रेफरेंस उनका फवाद चौधरी साहब के हवाले से था, जो उन्होंने पंजाबी में एक जुमला इस शॉट में फरमाया है कि पहले फड़ा जाता थे साडा काम ठीक हो जाता? देखिए, परवेज इलाही साहब एक तो उनकी अपनी जमात है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उनके ख्यालात हैं कि जी अभी नहीं करना चाहिए, ये पिछले कितने महीनों से आप सुन रहे हैं और टीवी पे वो कह रहे हैं, ये उनका मौकफ है। हर दफा मुझे और हमारे स्पोक्स पर्सन को बुलाया जाता है, पूछा जाता है, हम कहते हैं हाँ जी ये उनका मौकफ है, उन्होंने हमें भी बताया। लेकिन इवेंचुअली इमरान खान साहब और पीटीआई जो कहेंगे, अगर उन्होंने हमारे साथ चलना है, उनको करना पड़ेगा। तो ये तो कोई तज्जुब की बात नहीं है। वो समझते हैं कि असेंबलियां जो हैं वो और लंबी होनी चाहिए थी, उन्होंने बारहा इसका इजहार किया, तो इसमें कोई नई बात नहीं। सही सही, यानी आप वही उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, लेकिन उन्होंने यही बात एक फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी एक रेफरेंस उसमें था, मैं उसकी तरफ आती हूँ दोबारा। हाँ, नाम उन्होंने नहीं लिया, कोवर्टेड रेफरेंस। कामरान साहब, आपका और पहले सिग्नल मेरी तरफ फ्रीज हो गया था, आप अगर दोबारा अपनी बात फरमाएं। शोएब साहब, आपकी इजाजत से अपना नुक्ता नजर अगर कामरान साहब मुकम्मल कर लें। ये 90 दिन में इलेक्शंस ना किए तो लिखा ही नहीं है आइन में कि क्या होगा। मलिक अहमद खान साहब, जो कि खुद भी एक बड़े अच्छे लॉयर हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ इस तरह की हम बातें सुन रहे हैं, और मौलाना साहब भी एक दफा कह चुके हैं कि हम 1 साल बढ़ा देंगे इस दौरे हुकूमत का। क्या आपकी तमाम जो मखलूत हुकूमत की जमातें हैं, आपकी ये सोच है कि आप इलेक्शंस डेफर करना चाहते हैं? पीटीआई कहते हैं आप शायद इंतजार कर रहे हैं कि आपकी मकबूलियत बेहतर हो और इनकी कम हो, तब तक आप इलेक्शंस मुलतवी कर रहे हैं। दो बातें, एक बात पहले भी आपने पूछी थी क्या वो इसमें कि जी फवाद साहब के हवाले से आपको याद होगा कि हमारे साथ भी ये मारपीट वाला सलूक होता रहा इमरान गवर्नमेंट, मेरे साथ जात के साथ भी हुआ, मुझे भी मारा पीटा गया, वजीर पुलिस मारा गया, लॉजेस के अंदर जो लॉजेस के अंदर, बिल्कुल मुझे याद है, यस, हमने बड़ा कंडेम किया था, वो भी बड़ी एक फजूल सी हरकत थी जी। हाँ, लॉजेस के अंदर घुसे और बगैर चेयरमैन और बगैर जनरल स्पीकर की इजाजत की घुसे और मारपीट, और उसके बाद 2 हमारे एमएनए उठा के ले गए। तो ये सारा कुछ है ना, और सिर्फ ये हम नहीं है, ये तो अपनी पार्टी के मैं कह रहा हूँ, मेरे घर में घुसे, मेरे ऑफिस पे नोटिस आए, शोएब शहीन साहब का ऑफिस जस्ट मेरे पीछे है, इनको नहीं आया होगा मगर मुझे आया कि जी ऑफिस आपने रेजिडेंशियल जगह पे बनाया हुआ, हालांकि वकील का ऑफिस जो है वो उसके घर में बन सकता है। तो ये सारा कुछ हमारे साथ इमरान दौर में होता रहा, मगर मैं इसके बावजूद जो है ना किसी तरह से भी कानून को हाथ में लेने या कानून के गलत इस्तेमाल का हामी नहीं, जो कुछ वो कानून के मुताबिक हो, मेरे खिलाफ हो, अगर बहुत सही बात है, हम भी यही एक प्रिंसिपल का तकाजा करते हैं। सही, आपका योर पॉइंट वेल मेड। इलेक्शंस पे बाकी रह गया उसमें इलेक्शन के हवाले से बात। इलेक्शन के हवाले से ऐसा है कि ये बहुत सारी पार्टियों का इत्तेहाद है इस वक्त, और ये इत्तेहाद जो है अभी तक आपस में नहीं बैठा इलेक्शन के हवाले से। ये ऐसी जो है ना वो छेड़छाड़ में जो है ना एक नई डिबेट शुरू हो गई है। वो कहते हैं इलेक्शन जल्दी कराओ, दूसरी तरफ से जवाब आता है नहीं हम जो है इलेक्शन मजीद 1 साल बाद करेंगे। तो ये दोनों तरफ से जो है ना वो जल्दी वाला मुतालबा जो है ना वो दस्तूर में कहीं पे है कि जो एक पार्टी जो है ना मेजॉरिटी होल्ड कर रही है उसको जो है ना फोर्स किया जाए, और ना जो है ना ये दूसरी वाली बात जो है ना कहीं दस्तूर में। मगर इसके साथ एक मिसाल और दे दूं, लोकल पार्टीज के इलेक्शन याद है आपको कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई जी, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ही फिर जाके खुदा करके वो इलेक्शन हुए थे, और कितनी दफा वायलेट हुआ था। बिल्कुल को याद नहीं आया, मगर स्टिल जो है ना हम दस्तूर के हामी हैं और दस्तूर के मुताबिक में चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपने एक इशारा दे दिया है कि जी अगर वो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस इतने डेफर हो सकते हैं, तो शोएब शाहीन साहब, आपके व्यू में ये बड़ी जरूरी बात है, आपके व्यू में ये क्या बात है, ये गद्दारी के मुतरादिफ होगा
या फिर जो कामरान साहब अभी फरमा रहे हैं, सेनेटर कामरान कह रहे हैं कि हो गया था एक दफा पहले भी, उसमें कोई ऐसा तो पहाड़ नहीं टूट पड़ा था और किसी पे गद्दारी का मुकदमा नहीं हुआ था जब लोकल बॉडीज इलेक्शंस डेफर हुए थे। देखिए, लोकल बॉडीज का इलेक्शंस होते हैं अंडर ए स्टैट्यूट, अंडर द लॉ। ये आइन में दर्ज है कि अगर असम्बली खा वो प्रोविंशियल हो खा वो फेडरल हो, अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो नेक्स्ट 60 डेज में इलेक्शन होंगे, और अगर अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, बेशक 1 डे बिफोर हो जाए, तो फिर विद इन 90 डेज उसके इलेक्शन होंगे। और आइन के ताबे जो इलेक्शन होने हैं वो वही टाइम फ्रेम है, उसको ना आगे बढ़ा सकते हैं ना उसको पीछे ला सकते हैं। विद इन का टाइम 90 डेज मीन्स आप सेकेंड डे से लेकर 89 से 90 डेज तक, उसको 91 डेज भी नहीं कर सकते अगर ये आइन मौजूद है। जैसे माजी में खुदा न खास्ता आइन मुअत्तल हुआ, आइन एब्रोगेट हुआ, आइन का वजूद खत्म हो गया, तो फिर सिचुएशन और है। ये नहीं हो सकता कि इस आइन के होते हुए इस आइन के तहत इलेक्शन हो रहे हों और उस आइन के तहत दिए हुए मैंडेट को आप कहें अपनी मर्जी से जी उसके बाद लिखा हुआ नहीं है। ये नहीं हो सकता। यानी सर मैं फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग आप कह रहे हैं लोकल बॉडीज का मामला कुछ और है, लेकिन असेंबलीज के जो इलेक्शंस है वो बिल्कुल एक अलहदा मामला है, बिलखुसूस तब जब असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया हो तब ये 90 दिन की पाबंदी लाजिम और मलजूम है। लेकिन क्या ये गद्दारी के मुताबिक है जो असद उमर साहब कह रहे हैं, या वो भी जरा ओवर द बोर्ड जाकर स्टेटमेंट दे रहे हैं ये वाली? मेरा ख्याल है कि किसी अथॉरिटी को, किसी आईनी इदारे को, किसी कोर्ट को, किसी फोरम को, किसी असेंबली को ये अख्तियार नहीं है कि इस आइन को वायलेट कर ले। किसी फौजी को, किसी भी शख्स को, और जो वायलेट करेगा उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये नहीं कह सकते कि कल इंटरम पीरियड में बैठे हुए जो लोग हैं वो कहें जी हम इलेक्शन ही नहीं कराते, हम डेट नहीं देते, हम चल रहे, कल इलेक्शन कमीशन करे, हम भी इलेक्शन नहीं कराते। तो अदालतें मौजूद हैं, ये आइन मौजूद है, किसी की जरूरत नहीं होनी कि इससे 90 डेज से ओवर एंड अबव एक दिन भी आगे जा सकता। ये हो ही नहीं सकता। और जो करेगा वाकई, मैं ये तो नहीं कहता कि वो गद्दारी में आएगा, आर्टिकल 6 में आएगा या नहीं आएगा, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अदालतें खुद नोटिस लेके भी इसको इन्फोर्स करा देंगी, और कोई पटिशनर भी कोर्ट में चला जाएगा तो भी उसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बाइंडिंग है ऑन ऑल अथॉरिटीज, on all the forums and all the concerned point well made। सेनेटर कामरान आपकी जमातें सर इतनी खुश ना हो, क्योंकि पिटिशनर भी जा सकता है कोर्ट में, अदालतें खुद नोटिस भी ले सकते हैं। आफ्टर अ ब्रेक इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। कामरान साहब इसका जवाब पहले आप फरमा दें, फिर मैं अनलीब साहिबा की तरफ बढ़ूंगी, क्योंकि दिस पॉइंट इज ऑब्वियसली डायरेक्टेड टू यू कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी की जरूरत नहीं है, ये अल्फाज हैं शुएब शाहीन साहब के, कि कोई अगर चाहे तो वो आइन से मुतरादिफ कोई बात करे। और ये भी बताइएगा कि क्या आपकी हुकूमत ये इरादा रखते हैं, क्योंकि जमान पार्क में तो इस वक्त काफी हलचल है और यही बताया जा रहा है कि जब से उनकी गवर्नमेंट गई है तो वहां पर भी अपनी जोर आजमाई आप लोग कर रहे हैं, और आपका अल्टीमेटली इरादा यह है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, उसमें ऐसा है कि ये पहली तो बात जो गद्दारी के हवाले से चल रही थी, गद्दारी जो आर्टिकल 6 के हवाले से, वो उसमें सबवर्जन जरूरी है। और सबवर्जन जो जिसने किया था उसके खिलाफ बल्कि जिन्होंने किया था उनके खिलाफ तो आज तक हम कुछ भी नहीं कर पाए। और जो कुछ हुआ भी था अल्टीमेटली वकार सेठ वाला, उसको भी जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के दौर में अंडू कर दिया था। मुशर्रफ साहब ठीक है, लेकिन सर वो तो एक आर्म फोर्सेस से ताल्लुक रखना सिविलियंस के साथ तो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है ना हमारे मुल्क में ये वाला काम करना, अगर वो कुछ सबवर्ट करते हैं तो। कड़वा थू ये जो कह रहे हैं ना कि वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और ये जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आर्टिकल 1 उसका ए है, और इसको मिला के आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो उसका बाइंडिंग इफेक्ट है, और उसने एक पीरियड दे दिया तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज उसको मानने के लिए पाबंद है। तो आप जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के जो ने उस वक्त वायलेट किया था, उस वक्त कोई दस्तूर वायलेट नहीं हुआ था, कि वो दस्तूरी प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। यानी पूरे अपना शुएब शाहीन साहब जो दिल करे कहे, मगर इस वक्त तक ये मुल्क में ये इशू है ही नहीं है। हम नॉन इशू पे बहस कर रहे हैं। अभी तक नार्स ये कर रहा था कि अभी तक पार्टीज नहीं बैठी और पार्टीज ने ये डिसाइड नहीं किया कि इलेक्शन कब होने हैं। अभी तक सिर्फ यही डिसीजन है
कि हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। तो जब मुद्दत पूरी करनी है वो हम कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल दूसरी तरफ से भी कंसीड कर दिया, बल्कि इनके साथियों ने लाउडली कंसीड करना शुरू कर दिया। एक्सप्रेसली जो है ना उस पर जो है ना ताज चौधरी अपना और परवेज इलाही साहब का स्टेटमेंट आ गया कि अगर ऐसा ना करते, ऐसे ये हरकत ना करते तो ये हरकत ना होती, या ये हरकत पहले हो जाती तो फिर मैं ना जाता। तो आपको क्या लग रहा है सर, फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात कर रहे थे ये कि वो पहले पकड़े जाते तो ऐसा ना होता, ये उन्होंने पंजाबी में फरमाया है। आपकी अपनी रीडिंग क्या है इस जुमले की, वो उन्हीं के हवाले से बात करें या कुछ और? वो इनको मना करते रहे कि अपने हाथ से ढूंढते ना, तो आप जो चले थे कौमी असेंबली तोड़वाने, और उसके बाद अपनी 2 असम्बलियां तोड़ दी और अपने जो इस्तीफे कभी दे के कभी दे के, उसके बाद जो है अभी जो सर पकड़ पता नहीं मान पार्क पे हैं या बनी गाला में किस जगह में बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है ना वो हर चीज फेयर नहीं हुआ करता, थोड़ा बहुत जो है ना इसमें किसी न किसी चीज का तड़का लगता है। और चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो क्योंकि सीजन्ड आदमी है, उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता था या है। वो आप देखें ये वो इनको समझाते रह गए। सही है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी आपने सुना ना अंदीप साहिबा कह रही है अल्टीमेट फैसला जो है वो खान साहब का था और उन्होंने किया तो वही ना, फिर उनको ये बात तो खैर हमारे अपने देखी भी है, दिस इज वेरीफाइड बाय ऑल मीन्स। उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था कि भाई मैं साइन करके मैंने रख दिया है, जब कहेंगे डिसॉल्व कर दूंगा असेंबली। वाले समझाते रह गए कि ना करो, वो वक्त जब आएगा सारा कुछ वो करेगा। आप सिस्टम के लिए नाकाबिले कबूल होते जा रहे हैं, जब सिस्टम के लिए आप नाकाबिले कबूल हो जाएंगे। ये दो मैं खाली किया, मैं बहुत मकबूल था या मैं बहुत अच्छा सर, आपकी ये रीडिंग क्यों है कि वो सिस्टम के लिए नाकाबिले कबूल हो गए हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल हो गए, अगर मैं आपसे एक्सप्लिसिटली पूछ पाऊं, या किसके लिए हो गए? और देखिए सिस्टम जो है ना ये आपका ये बर्दाश्त नहीं करता। हमें जो है ना वो इवन JUI को इस हवाले से बर्दाश्त नहीं किया गया जब हम कहते थे कि हम रिजाइन कर जाएंगे। इस हवाले को डिफिकल्टीज आई। अच्छा, मैं समझ गई आपका रेफरेंस। जब आप लोग PTM में, ये बिल्कुल मुझे याद है ये वाली बात, ऑब्वियसली हम तमाम ये बड़ी अर्ली हमारी पास्ट है। 15-16 लोगों को रिजाइन देना जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ये आपने गलत जगह पे पंगा लिया अंदीप साहिबा। आपने सुना सिस्टम को काबिल कबूल ही नहीं है खान साहब, और उसकी वजह भी बता दी है कामरान मुर्तजा साहब ने। वो कहते हैं कि ये जो रिजाइन करने वाली बात है ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि PTM में जब ये ऑपोजिशन में थे इख्तिलाफ ही यही था कि JUI कहते थे कि हम लोग इस्तीफे दें असेंबली से, जबकि पीपल्स पार्टी कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। नून लीग भी एक पॉइंट पर JUI के साथ हिमायत कर रही थी रेजिग्नेशंस की, लेकिन द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि ये लोग रिजाइन कभी नहीं कर पाए और अल्टीमेटली ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू ही इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। देखिए मोना, बड़ा सिंपल है। ये अपनी जमात के बारे में ये जो कह रहे हैं, ये तो साफ कह रहे हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये हमें कह रहे हैं कि आप काबिले कबूल नहीं है। आप सोचें जरा कि ये धड़ल्ले से टीवी प्रोग्रामों में जाके हर जगह के जाके कह रहे हैं कि आप काबिले कबूल नहीं है, इसलिए आप खत्म हो जाएंगे, आप रेड लाइन आप पे ड्रॉ हो गई हुई है। कोई, मैं कहती हूँ कि किसी थोड़ी सी कोई हयाई कर लें कि इस ब्लेटेंटली आप कह रहे हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, हम उनके स्पोक्स पर्सन हैं, हम उनकी वजह से आए हैं, इसलिए आप काबिले कबूल नहीं है। आप जितने मर्जी मकबूल हो, ये भी इन्होंने कहा है कि अवाम के सबसे फेवरेट हो आप, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि हम शैम जमहूरियत में हमेशा रहे हैं। इनकी जमात की माशाल्लाह हिस्ट्री रही है। ये तो कभी इधर बैठ और फिर नाराज हो और फिर 4 वजारतें और लो, फिर उधर बैठ। इन्होंने तो कोई छोड़ा नहीं। विकी लीक्स के अंदर एन पैटरसन ने ये भी रिवील किया कि मौलाना फजलुर रहमान आए थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास वोट है, आप मुझे बना दें प्राइम मिनिस्टर, फिर देखें मैं अमेरिका नवाजी क्या करता हूं। आज तक इन्होंने अमेरिका को कुछ नहीं कहा उसके ऊपर। वो विकी लीक्स फैला के सारी बातें इनके बारे में इनकी हकीकत कर दी। यहाँ ये बैठ के कह रहे हैं कि मौलाना साहब आप कहते हैं अमेरिकन अपीजमेंट में, ये तो बड़ा इल्जाम है। मैं कामरान साहब से पूछती हूँ, ये बड़ा इल्जाम है उनकी जमात के ऊपर डायरेक्टली। जी सही हुई है इमरान खान वाली जुबान पे। जी मैं जवाब मांगती हूँ आपसे कामरान साहब। जी अंदीप साहब, सॉरी मोना, मुझे कंप्लीट करने जी करें कंप्लीट करें, मुझे कंप्लीट करने दें। आपने बहुत चांसेस दिए, दिस इज नॉट फेयर। नहीं आप कंप्लीट करें, मैं आप ही को कह रही हूँ। कामरान साहब आपके बाद जवाब फरमाएंगे। जी प्लीज गो अहेड। आप मुझे बात तो खत्म करने देना। ये देखें, ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है कि इनकी जितने मर्जी या मकबूल हो, जमहूरियत के अंदर
वोट जो है और मेजॉरिटी जो है वो काउंट करती है। इन्होंने साफ माना है कि जी हम जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, और मैं तो आज खुश हूं कि इन्होंने मान लिया, ऑन रिकॉर्ड आ गई है इनकी ये स्टेटमेंट कि हम कबूल नहीं। लेकिन ये बैठे हुए हैं यहाँ, पूरी कोशिश हुई, गोलियां मारी गई, लेकिन जो अल्लाह को कबूल होता है और फिर जो अवाम को कबूल होता है वही होता है। आप जितना मर्जी बैठ जाएं और कहें कबूलियत नहीं है, आप जितना मर्जी कहें कि हाँ आप जितने मर्जी मकबूल हो जाएं या नहीं होना, एक अल्लाह ताला भी बैठा हुआ है। सही सही, राइट, बात का नहीं, उसी का देख ले, पहली बात। अब दूसरी बात जो आप कह रही थी वो बड़ी क्लियर है कि हमने ये जो सारा कुछ किया, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, ये जो सियासत करते हैं ये कॉम्प्रोमाइज की सियासत सारी उम्र की है। आज पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर उनके खिलाफ, और फिर पीएमएलएन के साथ तो फिर उनके खिलाफ, तो जहां आप लुढ़ गए आप लुढ़ गए। इसीलिए तो इनकी पार्टी भी बाकी दो पार्टीज की तरह श्रिंक हो गई हुई है, और इनके पास और कुछ नहीं। हम सियासत करते हैं, हमने कहा था कि हम असेंबलियां खुद अपनी हुकूमत कुर्बान करेंगे, और हमने सही सही, आपने कुर्बानी दे दी, ठीक है। अब तक के यहाँ इंतखाब नहीं होंगे। आज $25 एक दिन के अंदर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्चुअल बात है। अगर $2 होता था, आप लोग हजार प्रोग्राम किया करते थे। आपका रिकॉर्ड है सबका प्रोग्राम करने का, $2 $4 डॉलर पे हमारे जब हम होते थे। आज $25 है, और उसका बस जिक्र हुआ और फिर आगे निकल गए। ये अवाम देख रही है, हाँ, ये सब कुछ अवाम देख रही है। ये कहना कि अवाम आपको भी इम्प्रेशन यही मिलता है कि वो प्रोग्राम करवाए जाते थे, प्लांटेड थे, ठीक है अंदीप साहिबा। हाँ आपके हाँ, अवाम के वोट की अहमियत नहीं है, अवाम का वोट सबसे अहम है। बिल्कुल जी। कामरान साहब, आपने क्यों बात की भाई, अवाम के वोट के खिलाफ आपने बात की? अब किसी के काबिल कबूल होने पे तो नहीं चलेंगे ना इलेक्शंस और इस मुल्क का निजाम। खातून जो है ना, इनका इशू है कानों का, हार्ड ऑफ हेयरिंग है, कोई सुनने का इशू है। जो मैंने कहा है, इसको जाके घर में आराम से चला के दोबारा सुने, देखें भी, और इनको पता चल जाएगा क्या। तो सेम लैंग्वेज है इनकी भी, जो दूसरों को नहीं कामरान साहब, वो जो उन्होंने, ठीक है आपने कहा ना कि ये काबिल कबूल वाली बात आपने की, उसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर विकीलीक्स के ऊपर भी उन्होंने कुछ कहा कि अमेरिकन अपीजमेंट का बाकायदा कह चुके हैं मौलाना साहब। इसको आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? विकीलीक पे तो इनके खिलाफ, अभी इनके खिलाफ तो वो इनकी वो बेटी वाला मसला भी चल रहा है, वो निकाह वाला मसला भी चल रहा है, वो वीडियोस भी चल रही हैं। तो ये मुझे जो है ना, मैं अच्छा नहीं लग रहा था पहले भी ये बातें करते हुए। तो इस तरह की बातों पे क्या इन्होंने, वो जो इनकी वीडियोस ऑडियोस चल रही हैं, निकाह वाली बात जो अपना जियो ने चलाई बाकायदा सलीम साहब, तो उसके ऊपर कोई इन्होंने डैमेजेस फाइल कर दिया अभी तक? इन्होंने जो उसमें अब 2 दिन पहले जो इन्होंने कहा था, वो $30 लाख वाला जो मामला था, अस्पताल के पैसे जो जाके कहीं और इस्तेमाल किए थे, जो इन्होंने जाके ख्वाजा आसिफ वाले केस में कंसीड किया, उस पे कहीं जाके इन्होंने कोई डैमेजेस फाइल किया। तो इस तरह की बातों पे जो है ना, अगर नॉन इश्यूज पे उलझ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर आप बाकी पॉलिटिक्स। अच्छा, ये अच्छा है कि आपने इस मामले को नॉन इशू साथ साथ कह के करार दिया है। आपने बातें गिनवाई हैं लेकिन उनको नॉन इशू भी कहा है। ठीक है जी शोएब शाहीन साहब, हाई टाइम वी मूव अहेड, इन नॉन इशू से हम आगे बढ़े। जी देखिए, पहली बात पर्सनल अटैक्स, कामरान साहब आप पर्सनल अटैक्स की बात वो करेंगे कि पर्सनल अटैक्स, जाहिर है असल में ना सियासत एक बड़े पर्सनल लेवल तक जा पहुंची है। बदकिस्मत बात है हमारी सियासत की कि दोनों इतराफ से ये होती है। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि सियासत और जमहूरियत को हमने जातियात के साथ अटैच और नथी कर दिया है। हमने पब्लिक ऑफिस होल्डर को अखलाकियात और पता नहीं किस किस जगह से मुबर्रा और मावरा कर दिया है। ये काबिल अफसोस बात है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप आए सिविलियन सुप्रीमेसी की जब बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है। लेकिन सिस्टम अगर उसको कबूल नहीं करता, तो ये बज़ाहत नजर आ रहा है कि ये सिस्टम मींस कि एस्टेब्लिशमेंट उसको कबूल नहीं करता। अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी पार्टी को कबूल ना करे तो उसको रेड लाइन लगा दी जाए, कांटा लगा दिया जाए, ये रॉन्ग है। माजी में भी होता रहा है, अब भी हो रहा है इमरान खान के खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पीटीएम के दोस्त बढ़ा रहे हैं। देखें, इस्तीफे इन्होंने कबूल कर लिए जब वो पार्लियामेंट में वापस आ रहे थे। हालांकि हुकूमतों का काम होता है कि वो ठंडा करें माहौल को,
और लोगों को पोजीशन को साथ लेके चले, ताकि आपके सिस्टम के ऊपर लोगों का एतबार बढ़े, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम होगी तो माशी तौर पर आप मुस्तहकम होंगे। सही सही। और कुछ लेकिन सर ये बात तो है ना, दो वर्जन आए हैं इस्तीफे के मामले पे, कि पहले इस्तीफे दिए, फिर उसके बाद वही इस्तीफे वापस लिए, फिर उसके बाद ये भी बात सही है कि हुकूमत ने भी तड़ातड़ इस्तीफे कबूल करने का सिलसिला जारी कर दिया। देखिए मोना, पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने इस्तीफे दिए तो इस पे खुर्शीद शाह ने बारहा कहा कि ये इस्तीफे चूंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हैंड रिटन नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए जब तक इंडिविजुअल नहीं आएंगे ये काबिल कबूल है ही नहीं। जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कहा राजा परवेज हम वापस आ रहे हैं, ने कहा, ये बाज़ाब्ता खुद उनका स्टेटमेंट है जी, स्पीकर ने खुद कहा, इन्होंने कहा जी ठीक है, कौम के सामने कहा ना जी, और 9 महीने कहते रहे कि जी पार्लियामान में वापस आए। जब उन्होंने कहा जी ठीक है, 2 असम्बलियों का हम इलेक्शन करा रहे हैं, हम पार्लियामान में वापस आ रहे हैं, हम अपना रोल अदा करेंगे। इन्होंने पहले 35, फिर 35, फिर 43, और जो आखिरी 43 हैं उन्होंने तो लिख के दिया कि जी हमारे ये अपना एक्सेप्ट करें। उसके बावजूद आपने एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन सर ये तो बात नहीं है ना, या तो पहले वाले अपने इस्तीफे से पीछे हट जाते, इसकी कानूनी क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं कि या तो ये कहते हैं ना कि भाई इस्तीफे जो हमने पहले दिए थे वो हमारे नहीं थे, या हमने अंडर फोर्स दिए, ये भी एक बात है, इसकी इस पहलू पे भी बात हो रही है। आफ्टर अ ब्रेक इसको भी कवर करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। शुएब साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। ये इस्तीफों के हवाले से जो आप कह रहे थे, ये मतलब अपने दिए हुए इस्तीफे से विड्रॉ करना या पीछे हटना, जबकि पहले पीटीआई इंसिस्ट कर रही थी कि भाई हम नहीं बैठना चाहते हैं असेंबली में, आप हमें जबरदस्ती पकड़ के बैठे हुए इस्तीफे कबूल करें हमारे। देखें, जब वो कहते थे इस्तीफे कबूल करें, ये सुप्रीम कोर्ट तक के गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप पार्लियामान में जाकर अपना रोल अदा करें। जब ये अपने डेलीगेशन की सूरत में भी मिलने गए और इन्होंने लिख के भी दिया कि इस्तीफा कबूल करें, उसको राइटिंग में भी कहा और वर्बली भी कहा और स्टेटमेंट्स भी दी स्पीकर साहब ने। उसने कहा जी ये इस्तीफे नहीं है, मैं इनको नहीं मानता, ये मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ। ठीक, बात खत्म हो गई। जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम वापस आ रहे हैं और हमारे ये इस्तीफे नहीं है, तो उनको किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को यह हक है, इवन सरकारी मुलाजिम भी क्यों नहीं, जब तक इस्तीफा कबूल ना हो उससे पहले वो वापस भी ले सकता है। ये तो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कभी नहीं कहा हमने इस्तीफे नहीं दिए। ये स्पीकर साहब ने कहा कि ये इस्तीफे हम नहीं मानते। तो जब पब्लिक के सामने एक की जाने वाली एक स्टेटमेंट, क्योंकि स्पीकर सियासत से बालातर होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको पब्लिक के सामने की जाने वाली स्टेटमेंट को इस तरह रोज डालेंगे और इस तरह इस अंदाज में। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये जो आखिरी 43 वाले लोग थे, ये आते हैं 20 तारीख को, गेट बंद कर दिए जाते हैं, ये फिर जाते हैं, उसके बाद उनके घर में स्पीकर साहब के वहां वो नहीं मिलते, फिर ये इलेक्शन कमीशन को मिलते हैं 23rd को, और उसको कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे अपने वापस ले लिए और हमने लिख के व्हाट्सएप भी किया है, ईमेल भी किया है, स्पीकर को भेज दिया है, और वहां अपनी राइटिंग में एप्लीकेशन लिखवाते हैं, और उसके 24 तारीख को जा करके स्पीकर साहब जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं मैंने 22 को एक्सेप्ट किए हुए थे। देखिए, ये सारा अगर इस अंदाज से आपने हुकूमत को चलानी है तो मुल्क को डूबने से फिर कौन बचाएगा। जो हालात आपने आज पैदा कर दिए हैं, आज से 1 साल पहले, पिछले साल मार्च से लेकर के या अप्रैल से लेकर आज तक किए जाने वाले इनके इक़दामात उठा लें, इनके सारे पीडीएम के लीडर जो हैं, आप 78 मिनिस्टर्स आपने उठाए हुए हैं और एडवाइजर्स, जिसमें से 36 के पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है। हाँ। इन्होंने खुद कहा कि जी, और मईशत की हालत हमारे सामने है, जो आज भी जो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है जब से वो कैप हटा है, वो भी हमारे सामने है। कामरान साहब, आपके अपने गवर्नमेंट के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बेपनाह तनकीद कर रहे हैं और आपकी प्रायोरिटीज इस वक्त पीटीआई को विक्टिमाइज करना है। ये पीटीआई का आपके ऊपर एक बड़ा वजनदार किस्म का एक आर्ग्यूमेंट है जो कि आपके खिलाफ वो लाते हैं। और ये भी बताइएगा, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर क्या तबादले वगैरह कर सकते हैं? क्योंकि हमने यही चीजें देखी हैं, पीटीआई ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा है कि ये 25 मई वाले तमाम लोगों को, किरदारों को वापस लेके आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में। कह दिया कि हम विक्टिमाइज कर रहे हैं। स्पीकर तो इनका उसी तरह से इंडिपेंडेंट होता है ना, जैसे कासिम सूरी साहब इंडिपेंडेंट थे 9 अप्रैल को, उसी तरह का इंडिपेंडेंट होता है ना। तो उसका तो सेक्रेटरीट भी अलग होता है और वो तो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता ना। तो सूरी
चौधरी साहब भी माशाल्लाह इंडिपेंडेंट थे, तो ये भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इनका अपना सही है। तो आप मान रहे हैं ना एक तरह से कि उतने ही इंडिपेंडेंट है जितने सूरी साहब इंडिपेंडेंट थे। जिम्मेदार। और दूसरा बात सुन लीजिए ना, जी, दूसरा कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी क्या इंडिपेंडेंट नहीं होता? उसका हुकूमत के साथ क्या ताल्लुक होता है? उसका सेक्रेटरी जाके अगर मुकदमा दर्ज कराता है, मैं जाके किसी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराता हूँ और जाके पुलिस किसी को उसके मुकदमे के परसों में गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या उसमें हुकूमत जिम्मेदार हो जाती है? तो हुकूमत ने कहाँ से विक्टिमाइज किया? ये तो ऐसी खाम का जो है ना वो गिरते किसी और चीज से हैं और गुस्सा किसी और चीज पे निकालते हैं। ये बहुत मकबूल है, हम बहुत मकबूल हैं। भाई तुमको किसने कह दिया तुम मकबूल हो? जब इलेक्शन आएगा वो आपको आटे दाव। नहीं सर, आपको आपका असल में प्रॉब्लम इस बात पे आया उनको कि आपने कहा काबिले कबूल नहीं है, और अंदीब साहिबा ने कहा कि आपने इत्तेहाद भी कभी अपनी मर्जी के बनाते हैं इक्तदार के लिए, JUI से के हवाले से ये बात, कभी पीपल्स पार्टी के साथ कभी खिलाफ, ये चीजें तो है ना हमारी देखी भी सर। आप IJI बनी, पीपल्स पार्टी फिर भी जीत गई, तो इसका मतलब ये कि इंजीनियरिंग वर्सेस पॉपुलैरिटी में पॉपुलैरिटी की जीत होती है हमेशा। नहीं, क्या 2018 में इंजीनियरिंग नहीं हुई? इन्होंने उस जर्नलों के साथ मिलकर जो है ना ये क्या नहीं किया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में किस को इन्होंने अकोमोडेट नहीं किया? ये सारे एक पेज पे नहीं थे जर्नलों के साथ? आखिरी 2-4-6 महीने में इनका पेज वो जो है ना वो खराब हो गया, उसमें फट गया। तो ये मसला है, सच बोलना है तो फिर सारा सच बोलो, ये सच मत बोलो जो मेरे बारे में सच है, वो जो आपके बारे में वो झूठ है। तो इस तरह से न करें। ये दोनों मामले जो है ना वो दोनों दस्तूरी इदारों से ताल्लुक रखते हैं, दस्तूरी ओहदों से ताल्लुक रखता है। एक स्पीकर के ओहदे से ताल्लुक रखता है, वो भी दस्तूरी है। एक इलेक्शन कमीशन के ओहदे से, बाकी तो दस्तूर हमें जो है ना शोएब शाहीन साहब दस्तूर याद दिला रहे थे कि 90 दिन के अंदर। अच्छा सेनेटर साहब, ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के बारे में एक जुमला फरमा दें, तबादले कर सकते हैं? इतना ये इख्तियार होता है कॉन्स्टिट्यूशनली या नहीं? अगर कोई इशू आएगा तो ये फौरन इलेक्शन कमीशन के पास चले जाए। वो गए हैं, वो डे टू डे अफेयर चला सकते हैं। ख्वाजा आसिफ वाले केस में ये मामला सेटल हो गया हुआ है, और ECP की भी इंस्ट्रक्शंस है कि तबादले नहीं हो सकते। अंदीब साहिबा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना इसके ऊपर, ख्वाजा आसिफ वाले केस। जी दैट्स राइट। तो ये लोग, इन्होंने खत लिखा हुआ है, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि तबादले उसके बावजूद हो रहे हैं। लेकिन अंदीब साहिबा, आप आधा सच ना बताएं। अभी कामरान साहब ने आपको पूरा सच बताया है कि ये जो इंजीनियरिंग थी ये आपके फेवर में थी 2018 में, और यही काबिल कबूल ना होना उस वक्त ये MLN और शरीफ फैमिली के लिए लागू होता था। हमने सबने मार खाई है। मौलाना साहब को इवन वो हरवा दिया जानबूझ के साथ, सारी जो है ना वो जो। अच्छा, मौलाना साहब को भी जानबूझ के हरवाया था 2018 में अंदीब साहिबा? ये सारे मिले हुए थे। ये तो सारी आर्ग्यूमेंट इनकी जीरो हो गई ना, क्योंकि याद है इसी तरह मेरे साथ प्रोग्राम्स में आते थे जुलाई से पहले, जब इनके पास सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारा इलेक्शन कमीशन, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी 13 पार्टियां, सारा पैसा, सारी पावर, इन्होंने शर्तें लगाई थी मेरे साथ प्रोग्राम में आके कि 20 में से इनको 7 सीटें मिलेंगी। हमें 15 सीटें मिली। उसके बाद अक्टूबर 16 आया, उसमें भी 8 में से 7 सीटें इमरान खान ने जीती। खुद ये माने, जेनेरिक कमेंट है जी कामरान साहब, हाँ, कि ऑपोजिशन वाले शर्तें लगाते रहे। अच्छा, नहीं मैंने लगाया, मैं तो कभी इनके साथ नहीं हुआ, शर्तें लगाई नहीं, जेनेरिक कमेंट है जी। दिस इज नॉट फेयर। आपने उनको 3 चांसेस दिए, बिल्कुल नहीं अंदीब साहिबा, वो कह रहे हैं मैंने नहीं, आपको शायद ऑडियो का कोई मिस हुआ है। वो कह रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तो शर्त नहीं लगाई। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, वो जेनेरिक कमेंट कर रही हैं, ये मैंने कहा है उन्हें। प्लीज गो अहेड। आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें ना। आप तो ये जब भी मैं बोलती हूँ बीच में बोलते हैं इनके पास लॉजिक कोई नहीं। अभी एक जाती अटैक और कर देंगे, क्योंकि लॉजिक तो है ही नहीं इनके पास। तो ये जो 2 इलेक्शंस हुए हैं जिसमें ये सारे एक तरफ हैं और हम सिर्फ अवाम की ताकत पे खड़े हैं, और उसमें मरियम नवाज ने भी, नवाज शरीफ ने भी, सब ने कहा कि जी ये तो पता है हमें इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हमारी पार्टी ने क्यों इतना बुरा किया। आपके प्रोग्रामों में आके कहा तलाल चौधरी ने कि हमारी लीडरशिप भाग गई इसलिए हम हार गए, राना सनाउल्लाह घर से वोट नहीं पड़ा। तो ये इन हालात में अगर हम इतने इलेक्शंस जीत रहे हैं, हर किस्म के इलेक्शंस जीत रहे हैं, तो फिर बैठ के ये इंजीनियरिंग करके इनको क्या डर है? ये क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शंस हो जाए? ये क्यों चाह रहे हैं कि जी ना पंजाब में इलेक्शन हो ना वहां हो? ये क्यों चाह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट है कि हम हुकूमत को 1 साल और एक्सटेंड करेंगे? क्यों भाग रहे हैं ये? क्यों भगोड़े हैं ये?
ये क्यों नहीं इलेक्शन फेस कर सकते? इनको अभी इनका जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था अक्टूबर के अंदर, इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। सारी स्टैब्लिशमेंट इनके पीछे थी, सारी पार्टियां इनके पीछे थी, 12-13 पार्टियां पीछे थी। बैठ के जब ये कहते हैं कि जी ये सब कुछ होने के बावजूद हम हार रहे हैं, तो इसलिए अब हमने इलेक्शंस नहीं करने कभी भी, तो मुझे बताओ इससे बड़ा सबूत क्या होगा? वैसे ये बात तो है कि इंजीनियरिंग जो है ना वो अभी इनके खिलाफ हुई हुई है, उसके बावजूद कामरान साहब आपको शायद ये रेकन करना पड़ेगा कि इस दफा वाली जीत इंजीनियरिंग के बगैर इनको मिल रही है, पीटीआई को। शोएब शाहीन साहब जी, ऐसी इंजीनियरिंग है कि जो इनके खिलाफ हुई है, इसके बावजूद उनको जीत मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, कोई अंडरहैंड डीलिंग हुई हुई है क्या? लेकिन फेयर और फ्री हो रहे हैं उसमें, ये अभी मुझे तो डर ये लग रहा है कि इमरान खान साहब रिजर्व सीटों पे भी लड़ेंगे, ख्वातीन की सीटों पे भी और अकीदतों की सीटों पे। जी शोएब साहब, ये तो कोई ताकत को रिकॉग्नाइज करें। ये जो इंजीनियरिंग है ये कुछ नहीं होती उसके सामने। सही है जी, यानी कि ये अंदीप साहिबा का मौक़िफ़ है कि 2018 में अवाम की ताकत भी थी, इंजीनियरिंग हो ना हो इट वुडंट हैव मैटर्ड, क्योंकि अभी भी ये जीत रहे हैं। शोएब साहब फाइनल कमेंट्स प्लीज। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी का वो उरूज नहीं था मार्च अप्रैल में पिछले साल, जब ये पीडीएम की हुकूमत आई और इनकी पॉलिसी सामने आई तो लोग उसके साथ खड़े हो गए और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। उनके बयानिए को लोगों ने बाई किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। वो उसकी एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो पब्लिक में चला गया, वो मुल्क छोड़ के बाहर नहीं गया, वो दुबई नहीं गया, वो लंदन नहीं जाकर बैठ गया, उसने बीमारी का बहाना नहीं किया। उसको फायदा ये हुआ कि जो ही वो पब्लिक में गया, पब्लिक ने उसको रिस्पॉन्ड किया। फिर ये आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर के, ये आए थे महंगाई खत्म करने के लिए, ये आए थे मईशत को ठीक करने के लिए। लेकिन इनकी पॉलिसीज ने, जो आज इनके अपने साबिक फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं, या जो इसहाकडार साहब कहते थे कि जी मैंने तो आकर के ये काया पलट देनी है, और लेकिन उसका सारा कुछ एडवर्स हो गया। तो उसके नतीजे में आज बेरोजगारी अपने उरूज पे है, इन्फ्लेशन अपने उरूज पे है, आज सबसे ज्यादा महंगाई है। आज डॉलर के आपका रेट आप देख लें, रिजर्व आपके खत्म होते जा रहे हैं, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया। तो लोग जो समझदार लोग हैं तब जाकर के वो तो आप कहते हैं कि दरअसल इनकी तर्ज गवर्नेंस और इनकी तर्ज सियासत ने पीटीआई की तरफ तमाम अवाम को पुल किया है। ये आपका इस पूरी बात में व्यू है जी। ये मेरा वाइंड अप करेंगे नाजरीन। थैंक यू टू अंदलीब अब्बास साहिबा, सेनेटर कामरान मुर्तजा, जनाब शोएब शाहीन हमारे साथ इस नशिस्त में थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।